आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत हम करेंगे मैप के साथ में। इसके बाद हम देखेंगे पीआईबी की न्यूज़ और फिर देखेंगे हम हिंदू की प्रमुख प्रमुख खबरों को। ठीक है, सबसे पहले हमारा मैप वाला हिस्सा रहेगा। मैप में हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के भौगोलिक स्वरूप को। ज़्यादातर जो चीज़ें हम देखेंगे मैप में वो इंडिया की जियोग्राफी को कवर करने वाली चीज़ें रहेंगी, तो इसी से हम मैप को फिर से नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद पीआईबी की न्यूज़ डेली की तरह उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे भारत की लोकेशन पूरे विश्व में कहाँ पर है। भारत पड़ता है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में भी पार्टिकुलर आप बात किधर की कर रहे हैं, ये हो गया पूर्वी हिस्सा, ये हो गया उत्तरी हिस्सा, और ये हो गया दक्षिणी हिस्सा, और ये हो गया पश्चिमी। तो जो पश्चिम और दक्षिण वाला हिस्सा है, इस हिस्से में भारत की लोकेशन है। अब हम इसकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देखने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि जो ग्लोब होता है, मान के चलिए ये ग्लोब है, यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं खींची जाती इनको हम अक्षांश बोलते हैं। ये 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा हो गई, और खड़ी जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो खड़ी रेखाएं हैं, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम किसी भी पार्टिकुलर जगह की लोकेशन का पता लगा लेते हैं कि ये पार्टिकुलर इस अक्षांश और इस देशांतर रेखा के बीच में इसकी लोकेशन है। अब यहाँ से हम समझते हुए देखेंगे कि कितने डिग्री नॉर्थ की तरफ और कितने डिग्री साउथ की तरफ में भारत का फैलाव है। यदि हम बात कर लें उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, तो जो 37 डिग्री 6 मिनट वाली जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है, यहाँ से लेकर के भारत का फैलाव है नीचे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक। इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं भारत से होकर के गुजर रही हैं। वहीं आप देखोगे देशांतर रेखाओं की यदि हम बात करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, और इधर पर आप चले जाओगे तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में भारत की लोकेशन बन जाती है। वहीं एकदम आप साउथ की तरफ चले जाओगे तो ये जो आप देख रहे हैं इंदिरा पॉइंट, निकोबार आइसलैंड, साउदर्न मोस्ट की बात यदि हम कर लें तो इसकी लोकेशन पड़ जाती है 6 डिग्री 45 मिनट और 20 सेकेंड नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ये पड़ता है। अक्षांश और देशांतर रेखा में हम इसकी लोकेशन को देख चुके हैं। इसके बाद आप देख लीजिए कि सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है। यदि आप उत्तर की तरफ चलते जाओगे तो सबसे उत्तर में पड़ता है इंदिरा कोल लद्दाख में, और नीचे की तरफ यदि आप जाओगे दक्षिण की तरफ में साउथ में तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है लास्ट पॉइंट इंडिया का। पूरब की तरफ यदि हम जाते हैं तो किबीथू अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम की तरफ यदि हम जाते हैं तो गुहार मोती गुजरात पश्चिम में पड़ता है। उत्तर से लेकर के दक्षिण में भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। वहीं यदि हम पूरब से पश्चिम जाते हैं तो 2933 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एरिया तो जनरली आपको पता ही है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न से गुजरती है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो जस्ट फॉर नॉलेज, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कुल मिलाकर के 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। और भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया है, ये पड़ता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न वाले हिस्से से। ईस्ट की तरफ मतलब पूर्व की तरफ 82 डिग्री आप चले जाओगे तो वहाँ से हमने टाइम निर्धारित कर लिए हैं कि वहाँ पर जितना बज रहा है उसको हमने एक मानक समय निर्धारित कर लिया है। इसके बाद सीधे हम चलते हैं पीआईबी की तरफ, और पीआईबी की देखते हैं पहली न्यूज़ आई है ओणम पर्व को लेकर के। तो राष्ट्रपति ने पूर्व संध्या पर, जैसे कि आज की शाम को
राष्ट्रपति बधाई देंगी कल यदि ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाएगा तो ओणम की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के द्वारा लोगों को, भारत की जनता को बधाई दी गई है। तो ओणम से संबंधित कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। ओणम का उत्सव चिंगम, सिंघम या फिर सिंहम मास में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में हर साल आयोजित किया जाता है। 10 दिन तक ये चलता है। ये जो उत्सव है त्रिक्काकरा मतलब कोच्चि के पास एक जगह, केरल के एकमात्र वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। तो केरल में एकमात्र वामन मंदिर कहाँ है? त्रिक्काकरा, कोच्चि के पास में। ओणम में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोलियाँ, जिसको पूकलम कहा जाता है, डाली जाती हैं। युवतियाँ उन रंगोलियों के चारों ओर वृत्त बनाकर नृत्य करती हैं, जिसको बोलते हैं तिरुवाथिराकली। इस पूकलम का प्रारंभिक स्वरूप पहले मतलब अथम के दिन तो छोटा रहता है, परंतु इसमें एक और वृत्त फूलों का बढ़ा देते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते 10वें दिन थिरुवोणम ये पूकलम बृहद आकार धारण कर लेता है। इस पूकलम के बीच त्रिक्काकरप्पन मतलब वामन अवतार में विष्णु, राजा बलि और उसके अंगरक्षकों की प्रतिष्ठा रहती, जो कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है। ओणम में नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन भी होता है। ओणम एक संपूर्णता से भरा हुआ त्यौहार है जो सभी के घरों को सुखों से भर देता है। पीआईबी की अगली न्यूज़ आई है पीएम श्री स्कूल से संबंधित। अब जिस प्रकार से केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूल का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है, उसी की तर्ज पर केंद्र सरकार चाहती है यदि गुजरात में आम आदमी की सरकार आती है तो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है ना पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल के द्वारा वहाँ के सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत के ऊपर तीखी टिप्पणियाँ भी करी गई हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और दूसरी बात यह है गुजरात में आने वाले टाइम में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सब बातों को ध्यान में रखते हुए एकदम टाइम पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है कि कैसे भी करके सत्ता अपनी बनी रहना चाहिए, बीजेपी की सरकार वहाँ पर बनी रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा पीएम श्री स्कूल चालू करे गए हैं। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, शॉर्टकट में पीएम श्री बोला जाता है। बताया जा रहा है कि 14,500 से भी ज़्यादा पूरे देश भर में डेवलप किए जाएंगे स्कूल एज ए पीएम श्री स्कूल टू शोकास ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एनईपी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फुलफिल कर सकें, इस हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल बनाना चाहती है। यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेटिव पेडागोजी, टेक्नोलॉजी, पीएम श्री स्कूल टू बी एग्जाम्पलर स्कूल, आदर्श स्कूल बनाने के चक्कर में है गवर्नमेंट। अब इसमें एडमिशन किन को मिल पाएगा, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात रहेगी। क्या यहाँ पर गरीब बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा या फिर ये नवोदय की तरह होने वाले हैं परसेंटेज बेस पर आधारित, या फिर ये सब बात आने वाले टाइम में देखने वाली रहेगी। पीएम श्री स्कूल प्रोवाइड करेंगे मॉनिटरिंग एंड लीडरशिप टू द अदर स्कूल इन देयर विनिसिटी। ठीक है, पीएम श्री जो स्कूल रहेंगे दूसरे स्कूलों की मॉनिटरिंग करने वाले हैं और अपने आप को एक लीडर साबित करेंगे। द स्कीम ऑफ पीएम श्री स्कूल टू बी इम्प्लीमेंटेड विथ ए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 27,360 करोड़ रुपया फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम 2022-23 से 2026-27। टाइम पीरियड रखा गया है 5 साल का। 5 साल में हम ये काम करेंगे, टोटल पैसा हम लगाएंगे 27,360 रुपये। तो यूनियन कैबिनेट की तरफ से जिसके चेयरपर्सन रहे थे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूवल दे दिया एक नए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को, जिसका नाम रखा गया है पीएम श्री स्कूल, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये एक प्रकार से नई स्कीम है फॉर डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 14,500 स्कूल। 14,500 स्कूल को केंद्र की सरकार चाहती है कि हम कुछ इनका विकास करें। ठीक है,
as PM Shri school by the strengthening select existing schools being managed by the central government, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़। तो जो लोकल बॉडी है, केंद्र सरकार जिन स्कूलों को चला रही थी या फिर केंद्र शासित प्रदेश उन स्कूलों को चला रही थी, तो ऐसे 14,500 स्कूल को केंद्र सरकार सिलेक्ट करेगी और उनको PM श्री के रूप में संचालित करने वाली है। PM श्री स्कूल विल शोकास ऑल कंपोनेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर सरकार आई थी, उसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं उनको हम इन स्कूलों में दिखाएंगे लोगों को कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्ट के अंतर्गत इनको हम एक एग्जाम्पल स्कूल के तौर पर विकसित करना चाहते हैं एंड आल्सो ऑफर मेंटरशिप टू अदर स्कूल इन देयर विसिनिटी। विसिनिटी मतलब होता है आसपास। PM श्री स्कूल में क्वालिटी वाली टीचिंग प्रोवाइड करी जाएगी फॉर द कोग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक बच्चों का विकास हो पाएगा एंड विल स्ट्राइव टू क्रिएट एंड नर्चर होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल इक्विप्ड विद की 21st सेंचुरी स्किल। 21वीं शताब्दी के हिसाब से बच्चों के भीतर में स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाएगा। PM श्री स्कीम ऑफ द PM श्री स्कूल इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो स्कीम है इसमें पूरी तरह से पैसा लगने वाला है केंद्र सरकार का। टोटल कॉस्ट है यहाँ 27,360 करोड़, विच इंक्लूड्स ए सेंट्रल शेयर ऑफ द 18,128 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम 2022-23 से 2026-27। अब यहाँ पर बोला तो जा रहा है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर की जाएगी, लेकिन यहाँ टोटल कॉस्ट है 27,000 की, इसमें से केंद्र सरकार का शेयर रहेगा 18,000 का, और बाकी हो सकता है कि यहाँ पर केंद्र की राज्य की सरकारें इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके कुछ कुछ की फीचर बताए जाते हैं। PM श्री स्कूल प्रोवाइड करेंगे हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इक्विटेबल इंक्लूसिव joyful school environment that takes care of the diverse background, multilingual needs and different academic abilities of children and make them active participant in their own learning process as per the vision of NEP। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं वो बातें यहाँ पर सारी चीज़ें बच्चों को हम पढ़ाने वाले, जैसे कि हाई क्वालिटी एजुकेशन देंगे, सभी को बराबर मात्रा में मिलना चाहिए, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट हो सकें, स्कूल को एकदम हम खेल कूद वाला बना देंगे, जॉयफुल लर्निंग हो जाएगी उनकी। तो इस प्रकार से NEP के जो उद्देश्य है उनको ये स्कूल पूरा करने वाले हैं। PM श्री स्कूल अपने आप को एक लीडर के तौर पर उभारेंगे। PM श्री स्कूल को हम डेवलप करेंगे एज ए ग्रीन स्कूल्स, ठीक है, ग्रीन स्कूल्स इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ठीक है। इनको हम इस प्रकार से बनाएंगे कि ये पर्यावरण के अनुकूल हो, जैसे कि यहाँ पर हम सोलर पैनल्स लगाने वाले हैं, LED लाइट्स रहेंगी, न्यूट्रिशियन गार्डन बनाए जाएंगे विथ नेचुरल फार्मिंग होगी, यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा, प्लास्टिक फ्री वाटर कंजर्वेशन होगा एंड हार्वेस्टिंग, स्टडी ऑफ ट्रेडिशंस प्रैक्टिस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। हमें हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से ट्रेडिशन अपनाए जाते हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अपनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम एडॉप्ट करने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा एंड अवेयरनेस फैलाई जाएगी जनरेशन टू द एडॉप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद यदि हम बात करें अध्यापन विज्ञान की, किस प्रकार से बच्चों को हमें पढ़ाना है, पेडागॉजी की यदि हम बात करें जिसको हम शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, तो जिस पेडागॉजी को हम एडॉप्ट करेंगे इन स्कूल में वो कैसी रहेगी, वो एक्सपेरिमेंटल रहेगी, होलिस्टिक रहेगी, संपूर्णता उसमें हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में इंटीग्रेटेड पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र हम रखने वाले हैं जिसको एकीकृत बोलते हैं। प्ले या फिर टॉय बेस्ड रहेगी यहाँ की शिक्षा शास्त्र, पार्टिकुलरली इन द फाउंडेशनल ईयर्स
इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल एंड इंजॉयबल रहने वाली है। तो इतनी सारी बातें अच्छी अच्छी तो करी जाती हैं, लेकिन फिर बाद में आ जाती है ना बात कि आप स्कूल तो अच्छा सा बना दोगे, लेकिन आप अपने जो टीचर हैं उनको तो आप नहीं बदल सकते ना। उनके माइंड में तो वही बात रहेगी कि हम सरकारी मास्टर हैं, पढ़ाएंगे तो ठीक, नहीं भी पढ़ाएंगे तो ठीक। पता चला बच्चे आ जा रहे हैं स्कूल में और टीचर आ ही नहीं पा रहे हैं, आ रहे हैं 1-2 घंटे लेट, आ भी रहे हैं तो बस मोबाइल में लगे हुए हैं। उनको क्या करना है, सरकारी नौकर है, तनख्वाह तो उनको पूरी मिलने ही वाली है। कोई कितनी भी शिकायत कर दे उनका कुछ होने वाला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। तो इस प्रकार की जो मेंटरशिप चलती है आज के टाइम में गाँव में, वो बात मैं आपको बताया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो है असेसमेंट होने वाला है ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल एंड देयर इफेक्टिवनेस इन द टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी, एडुकेसी, अप्रोप्रिएटनेस एंड यूटिलाइजेशन फॉर ईच ऑफ द डोमेन्स। इस स्कूल को जितना रिसोर्सेज प्रोवाइड किया गया है उसका सही सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। एंड देयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर विल बी डन एंड गैप्स विल बी फिल्ड इन द सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड मैनर। अब हम लिंकेज करने का भी काम करने वाले हैं स्कूल को सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ में। इसके साथ लोकल जो इंडस्ट्री है इसको भी हम लिंक कर देंगे इस स्कूल से, ताकि इन्हेंस करेंगे इन एम्प्लॉयबिलिटी, रोज़गार उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। एंड प्रोवाइडिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल एक्सप्लोर, और ज़्यादा से ज़्यादा हम रोज़गार के अवसर अपने बच्चों को प्रोवाइड कर पाएंगे। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या है, इसका हम विकास करने वाले हैं स्पेसिफाइंग द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसका ये इंडिकेटर की तरह काम करेगा, ताकि जो रिजल्ट निकल के आ रहा है बच्चों में असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम मेज़र कर सकें। क्वालिटी इवैल्यूएशन किया जाएगा इन स्कूलों का रेगुलर इंटरवल के हिसाब से, विल बी अंडरटेकन टू इंश्योर द डिजायर्ड स्टैंडर्ड। क्वालिटी और इनोवेशन किस प्रकार से आने वाली है बच्चों में, तो इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। लर्निंग इन्हेंसमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे। ठीक है, आप बच्चों की जो लर्निंग है उसको कैसे करके हम इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रोग्राम चलेंगे। इसके साथ साथ में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी कैपेसिटी को बताता है ये कार्ड कि बच्चे कितना आगे बढ़ पा रहे हैं। इनोवेटिव पेडागोजीज रहेगी, आपका जो शिक्षा शास्त्र है इस प्रकार से रहेगा कि आप इनोवेशन कर सकें। बैगलेस डे रहेंगे। ठीक है, कुछ दिन ऐसे निर्धारित रहेंगे कि आपको अपने बैग लेकर के नहीं जाना है। इंटर्नशिप विथ लोकल आर्टिजन्स, जो लोकल आर्टिजन्स होते हैं उनके साथ में इंटर्नशिप बच्चों की कराई जाएगी, ताकि वो स्किल को भी कुछ सीख सकें। कैपेसिटी बिल्डिंग वाले काम कराए जाएंगे। यहाँ पर यदि आप देखोगे ना तो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड इंटाइटलमेंट्स रहने वाला है। अंडर आरटीई एक्ट 100% ऑफ पीएमसी स्कूल विल रिसीव साइंस एंड मैथ किट। एनुअल स्कूल ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कंपोजिट स्कूल ग्रांट्स, लाइब्रेरी ग्रांट्स और स्पोर्ट्स ग्रांट, इस प्रकार से इसको फंड मुहैया केंद्र सरकार करेगी। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन इसमें शामिल है, जिसमें इंक्लूड रहेगा बाल वाटिका जिसको आंगनवाड़ी बोलते हैं, एंड फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर कहते हैं, ये भी शामिल है। इसमें आंगनवाड़ी शामिल है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी भी इसमें शामिल हो जाएगी। अब इसमें हाँ बच्चों को ये भी इनकरेज किया जाएगा कि आप जो है अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इनकरेजिंग मदर टंग, यहाँ पर मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा, लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाएगा एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूजिंग टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। ठीक है, यदि कहीं पर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो उसका यूज़ किया जाएगा। उनको मदर टंग में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करी जाएगी।
आईसीटी स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, डिजिटल लाइब्रेरी रहेंगी यूजिंग डिजिटल पेडागोजी, ताकि वो डिजिटल शिक्षा शास्त्र को सीख सकें। 100% ऑफ द पीएम श्री स्कूल्स विल बी कवर्ड अंडर आईसीटी। तो पूरे जितने भी स्कूल हैं उनमें ये सुविधाएं मिलने वाली हैं। सब में स्मार्ट क्लासरूम रहेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हाल ही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है उसको मजबूत करना है। वोकेशनल इंटरवेंशन रहेगा, इन्हेंसिंग, उनकी इंटर्नशिप को इन्हेंस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या बन सकें, उद्यमी बन सकें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। अब हम कह रहे हैं कि लगभग 14,000 स्कूल खोलने वाले हैं पूरे देश भर में, तो कौन से स्कूल को हम पीएम श्री स्कूल बनाएंगे? तो जो सिलेक्शन है पीएम श्री स्कूल्स का विल बी डन थ्रू चैलेंज मोड। चैलेंज मोड के माध्यम से हम इसका सिलेक्शन करने वाले हैं, जहाँ पर जो स्कूल है ना compete करते हैं फॉर सपोर्ट टू बिकम एग्जाम्पलर्स स्कूल। यहाँ पर स्कूलों का सिलेक्शन किया जाएगा कि कौन बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसको हम पीएम श्री स्कूल बना सकें। इसके लिए क्या काम करना है, आपको ऑनलाइन पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। ये जो पोर्टल है ना ये ओपन रहेगा, साल में 4 बार खोला जाएगा, वंस एवरी क्वार्टर फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ द स्कीम। इसके बाद अगली न्यूज़ हम सीधे देखने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में। इनकी माता का नाम था प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। इनकी जो जयंती है, जन्म दिवस 23 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन की हम बात करते हैं। 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा पास किया। बाद में लेकिन इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया था। वो विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। राजनीतिक गुरु कौन हो गए? चित्तरंजन दास। 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा पब्लिश्ड एक समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार संभाला था। अब संपादन जो है एडिटोरियल है या फिर क्या है, ये तो आगे पता चलेगा हम जब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कांग्रेस के साथ इनके रिलेशन कैसे रहे थे? इन्होंने बिना शर्त स्वराज, अनक्वालिफाइड स्वराज मतलब स्वतंत्रता का समर्थन किया था। इसके लिए हम किसी भी प्रकार की शर्त नहीं चाहते अंग्रेजों से। तो मोतीलाल जो नेहरू रिपोर्ट आई थी इसका विरोध किया, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन के दर्जे की बात कही गई थी। डोमिनियन का मतलब ये है कि आप जो है ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा रहोगे। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में जो अर्ध स्वतंत्र सत्ताएं होती हैं उनको स्वायत्त उपनिवेश या फिर डोमिनियन कहा जाता था। ब्रिटेनी साम्राज्य के भाग हुआ करते थे। सबसे पहला डोमिनियन कौन था? कनाडियन कन्फेडरेशन था। तो डोमिनियन को सुभाष चंद्र बोस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तो क्या किया, 1930 के नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया और 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन और गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का इन्होंने विरोध किया था। 1930 के दशक में वो जवाहरलाल नेहरू और MN रॉय के साथ कांग्रेस की वाम राजनीति में संलग्न रहे थे। बोस 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1939 में त्रिपुरी में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया था। अब बाद में ये क्या काम करते हैं, एक नई पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था। फिर भारतीय राष्ट्रीय सेना आ गई। जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे। जर्मनी से कहाँ गए? सिंगापुर गए। वहाँ से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था दिल्ली चलो, और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा करी थी।
भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजीवारा इसके नेतृत्व में किया गया था और इसमें मलायन मतलब मलायन अभियान के दौरान सिंगापुर में जापान द्वारा कैद किए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध बंदियों को शामिल किया गया था। इसमें और कौन शामिल थे? सिंगापुर की जेल में जो भारतीय कैदी थे, दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय नागरिक थे। अब इनकी जो संख्या थी वो कितनी हो गई? 50,000 हो गई। आईएनए ने 1944 में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर मित्र देश की सेनाओं का मुकाबला करा था। फिर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आईएनए के सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया और पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी डेथ हो गई। हालांकि अभी भी उनकी मृत्यु के संबंध में कई राज छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री कल मतलब आज की डेट बताई जा रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं और ये जो प्रतिमा रहेगी, मूर्ति रहेगी, इंडिया गेट के पास एक छतरी के नीचे स्थापित होने वाली है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर 2022 को मतलब आज की डेट, आज 8 सितंबर 2022 है, नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन करने वाले हैं। काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से इसको बनाया गया है। 28 फुट इसकी ऊंचाई है। इंडिया गेट के पास एक छतरी के नीचे इसको हम स्थापित करने वाले हैं। अब जो मूर्ति का यहाँ पर अनावरण किया जा रहा है, इसका वजन कितना है? 280 मीट्रिक टन ग्रेनाइट पत्थर पर इसको उकेरा गया है। 26,000 घंटे के अथक कलात्मक प्रयासों से इस अखंड ग्रेनाइट को तराश करके 65 मीट्रिक टन वजनी मूर्ति बना दिया गया है। टोटल कितना मीट्रिक वजन था इसका? 280 मीट्रिक टन वाला ग्रेनाइट का पत्थर। घंटे कितने लगे थे? 26,000 घंटे लगे थे। इसको कम करके हम कितना बना दिए? 65 मीट्रिक टन इसका वजन हो गया है। वहीं यदि हम देखें तो इस प्रतिमा को तैयार करने के लिए पारंपरिक तकनीक, आधुनिक औजारों का यूज़ हम किए हैं और इसको हमने पूरी तरह से हाथ से बनाए हैं। श्री अरुण योगी राज जी के नेतृत्व में मूर्तिकारों का एक ग्रुप ने ये प्रतिमा तैयार करी थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। तो इसको हम उसी जगह में स्थापित कर रहे हैं जहां इस साल के प्रारंभ में पराक्रम दिवस के अवसर पर उन्होंने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। इस होलोग्राम प्रतिमा का जब उद्घाटन कर रहे थे तो उस टाइम में 125वीं जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके बाद सीधे हम चलते हैं द हिंदू की प्रमुख खबरों की तरफ से। फ्रंट पेज पर यदि हम देखें तो नसीम शाह का पिक्चर दिखाया गया है। पाकिस्तान की ये बॉलर है, ठीक है, 19 साल की इनकी एज है। कल का जो मैच हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान। तो पाकिस्तान ने क्या जीत हासिल कर ली है। लास्ट 6 गेंद में 11 रन चाहिए थे, ठीक है, लास्ट 6 गेंद में 11 रन चाहिए था। तो यह इन्होंने क्या काम करा, लास्ट ही विकेट बचा था, नसीम शाह ने 2 छक्के मारा और अपनी टीम को जीत दिला दिया। इस प्रकार से आप देखोगे पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं एशिया कप में। तो ये तो थी क्रिकेट वाली न्यूज़। इसके बाद 2 थिंक टैंक ऐसे हैं जो कि फेस कर रहे हैं टैक्स सर्वे को। आईटी डिपार्टमेंट एक्शन 8 चैरिटी बॉडी 2, ठीक है, चैरिटी बॉडी जो थी यहाँ पर भी आईटी का एक्शन लिया गया है। थिंक टैंक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो एक प्रकार से सर्वे कंडक्ट कराती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं, लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करती हैं। ऐसे जैसे कि यहाँ पर है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक हो गया, ऑक्सफैम इंडिया हो गया। इस प्रकार के जो संस्थाएं हैं इनके ऊपर इनकम टैक्स के सर्वे कराए गए हैं। फिर एक न्यूज़ आई है केजरीवाल से रिलेटेड, जहां बताया जाता है कि मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन हिसार से चालू कर दिया गया है केजरीवाल के द्वारा। वहीं जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था, ठीक है, लोगों को हर घर तिरंगा झंडा दिया गया था और कहा
कुल मिलाकर के आज़ादी का जो 75वां साल पूरा हो रहा था हमारा, उसको सेलिब्रेट करने के लिए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया था। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस चाहती है, अब फिर से सत्ता में आना चाहती है। तो जो हर घर तिरंगा यात्रा है उसको डिफेंड करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, भारत यात्रा राहुल गांधी की तरफ से चालू करी गई है। ठीक इसी प्रकार से केजरीवाल ने लॉन्च किया है मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन। केजरीवाल का कहना था कि आने वाले टाइम में हम इंडिया को एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ाएंगे, हम भारत का जो स्वास्थ्य वाला सेक्टर, हेल्थ सेक्टर है, उसमें इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा बनाना है, और इसके साथ साथ में जो रोज़गार है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करेंगे। इस प्रकार से 3 उनके मेन मुद्दे रहे थे मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन के अंतर्गत। आईटी की जो सर्चेस चल रही है, दो प्रकार की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि ऑक्सफैम इंडिया, ये काम करती है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिकल प्रोजेक्ट के ऊपर। वहीं यदि आप बात करो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि रजिस्टर्ड किया गया था 2015 में, IPSMF, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट थ्रू ग्रांट्स टू इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडिपेंडेंट रूप से काम करने वाले मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको ग्रांट कौन प्रोवाइड करता है? IPSMF प्रोवाइड करता है। राजपथ, सेंट्रल विस्टा का जो लॉन्च है, उसका नाम चेंज करके अब केंद्र सरकार कर्तव्य पथ करना चाहती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार का कहना है राजपथ एंड जो सेंट्रल विस्टा लॉन्च है इन द नेशनल कैपिटल विल नाउ बी नोन एज कर्तव्य पथ। राजपथ और जो सेंट्रल विस्टा की लॉन है उसको अब कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा। आफ्टर द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन ए स्पेशल काउंसिल मीटिंग ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू रीनेम द आइकॉनिक स्ट्रेच। तो यहाँ पर निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? NDMC, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, कि हम इस रास्ते का नाम चेंज करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे रिवैम्प्ड सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को, विच इनकम्पासेस स्ट्रेच लॉन्स एडजॉइनिंग एरियाज ऑन थर्सडे। तो यूनियन मिनिस्टर एंड NDMC मेंबर मीनाक्षी लेखी का कहना है ये जो राजपथ नाम है ये रिफ्लेक्ट करता है अंग्रेज़ों के ज़माने के माइंडसेट को, विच हैड टू बी डन अवे विथ सिंस इंडिया एडॉप्टेड ए डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हम आज़ाद हो गए हैं, अब अंग्रेज़ों के यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो हम ये नाम भी नहीं रहने वाले हैं, नाम हम चेंज करना चाहते हैं।